हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज प्रिया और आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। हमने लास्ट लेक्चर में फिजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करा था और फिजिकल प्रोसेसेस के टाइम पर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करते हुए देखा था, यानी इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस हमने स्टडी करा था। उसमें हमने क्या देखा था कि आपके पास स्टेट में चेंज हो रहा है, किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आ रहा। और जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो जहां वर्ड केमिकल आ जाए वहां हम रिलेट किससे करने लग जाते हैं, केमिस्ट्री से, केमिकल रिएक्शन से। यानी यहाँ पर हमें इस टॉपिक के अंडर केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना है जो इक्विलिब्रियम पर होंगी। और केमिकल रिएक्शंस का मतलब है कि उनकी कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। कि जैसे इनिशियली शायद आपने कभी कोई वाटर मॉलिक्यूल ले लिया जैसे, तो वो उससे कोई और मॉलिक्यूल आपका फॉर्मेशन करने लग गया। आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से अमोनिया की फॉर्मेशन कर दी, तो जो आपने रिएक्टेंट्स लिए थे उसके डिफरेंट आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। और वो जो हमारे पास रिएक्शन है उस टाइम पर वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी, दैट इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे कि अगर हम एक रिएक्शन लिखें, मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखी, A moles of A reacts with B moles of B and gives products C moles of C plus D moles of D। और ये बीच में किसका सिंबल है, ये है इक्विलिब्रियम का सिंबल। इस सिंबल का क्या मतलब है कि जिस रेट से मेरी फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उसी रेट से मेरी बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, यानी कि जितने मेरे पास प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है उतने ही रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन हो रही है। दैट मीन्स ये कैसा है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है। और ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जो हम हमेशा हम क्या बोलते हैं कि जब कोई चीज आगे जाए और वापस आ जाए उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पर भी तो वही चीज हो रही है, एक बार रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, एक बार रिएक्शन बैकवर्ड आ रही है। दैट मीन्स हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम यानी हमारी जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस में होंगी, यानी रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगी। वो केमिकल इक्विलिब्रियम occurs for reversible reactions only। आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए ही होगा, क्योंकि अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी तो वो फॉरवर्ड तो मूव करेगी पर वो बैकवर्ड मूव नहीं करेगी। तो ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है। दैट मीन्स इस रिएक्शन में क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to rate of backward reaction। अब इसी केमिकल इक्विलिब्रियम को, इस केमिकल रिएक्शन को जो इक्विलिब्रियम में है उसे एक ग्राफ की फॉर्म से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो ये हमारे पास ग्राफ है जो कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में हमने प्लॉट करा है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या थी और विद टाइम उनकी कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स हैं और वो प्रोडक्ट्स फॉर्म कर रहे हैं, तो इनिशियली तो आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स तो होंगे ही नहीं। तो यहाँ पर आपके पास अगर कंसंट्रेशन देखी जाए तो ये जीरो कंसंट्रेशन होगी और ये आपकी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन होगी। लेट से आपने एक्स अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन बता दी, तो एक्स अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन पर रिएक्टेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि इनिशियली हमारे पास रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स जीरो हैं। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी आपकी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप शॉपिंग के लिए गए, आपकी पॉकेट में फिलहाल काफी सारे पैसे हैं, लेकिन जैसे जैसे अभी पैसे आपके क्या है, रिएक्टेंट्स है, और आपके जो आप जितने भी सामान को खरीदोगे वो सब आपके क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसे जैसे आप सामान को खरीदते जाओगे आपकी पॉकेट से पैसे निकलते जाएंगे। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, आपके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, जो आपने सामान लिया है वो इंक्रीज हो रहा है, तो आपके पास जो आपके पैसे थे जो रिएक्टेंट्स की तरह काम कर रहे थे वो डिक्रीज होने लगेंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज है, जैसे जैसे मेरे पास प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी उसी टाइम पर मेरे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लग जाएगी, क्योंकि अगर प्रोडक्ट्स बनेंगे तो रिएक्टेंट्स को तो डिक्रीज होना पड़ेगा। फिर ऐसे करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी जब मेरे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन का रेट इक्वल हो जाएगा, कि जिस रेट से मेरे पास रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन हो रही है उसी रेट से मेरे पास प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। यानी जिस रेट से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे थे, फॉरवर्ड रिएक्शन, उसी रेट से प्रोडक्ट्स भी वापस रिवर्स होके रिवर्सिबल प्रोसेस में
रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन करने लगेंगे, यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे और उस स्टेट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। और उस टाइम पर मेरे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जितनी बन गई थी वो कांस्टेंट मेंटेन रहेगी, कि रिड्यूस होकर कंसंट्रेशन यहाँ पहुंच गई थी, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होकर यहाँ पहुंच गई थी और इसके बाद वो कंसंट्रेशन मेंटेन्ड है। अब इसके बाद वो रिड्यूस नहीं हो रही है, ना ही इंक्रीज हो रही है, ना फर्दर रिएक्टेंट्स डिक्रीज हो रहे हैं, ना ही फर्दर प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन एक लेवल पर मेंटेन हो रही है। तो इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आया कि एक पॉइंट जब हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट आती है उसके बाद हमारे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है। सो ये सारा था हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम जो डायनामिक नेचर का होता है। अब हमारे पास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि हमारे पास जितनी भी रिएक्शंस हैं, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है, चाहे वो इंडस्ट्रियल लेवल पर हो, चाहे हम उसको लेबोरेटरी में परफॉर्म कर रहे हो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं वहाँ पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता ही है। तो हमारे पास इस तरीके की बहुत सारी रिएक्शंस है जहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। जैसे ये कुछ रिएक्शंस है, मतलब ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही हैं रिएक्शंस। जैसे H2 और I2 की रिएक्शन से मेरे पास HI की फॉर्मेशन होती है, N2 प्लस H2 की रिएक्शन से मेरे पास अमोनिया की फॉर्मेशन होती है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। अमोनिया की फॉर्मेशन जिस प्रोसेस से होती है उसे हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। फिर हमारे पास PCl5 के डीकम्पोजिशन से PCl3 प्लस Cl2 की फॉर्मेशन हो रही है, वो भी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसी हमारे पास बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। तो इनमें से एक दो रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमोनिया की फॉर्मेशन यानी हेबर्स प्रोसेस। देखो हेबर्स प्रोसेस के अंदर क्या होता है, आपके पास N2 और H2 की रिएक्शन से अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। अब इसमें क्या है, आपके पास यहाँ पर आपके पास 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन आप यूज कर रहे हो और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज कर रहे हो। ये दोनों क्या है आपके पास रिएक्टेंट्स। जो ये 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो बना रहे हैं हमारे पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, यानी ये मेरे पास प्रोडक्ट है। और ये रिएक्शन एक स्टेज पर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के बाद एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। तो इसको इस ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। देखो इस रिएक्शन के अंदर जब हम रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं तो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन हमारी 3 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। दैट मीन्स हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की आ गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट रिएक्टेंट क्या है मेरे पास, नाइट्रोजन। उसकी भी कुछ ना कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन है, तो नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब हम जब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो इनिशियली प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल जीरो कॉन्सेंट्रेशन पर होंगे, क्योंकि जब तक रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे हमारे। तो यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्टेंट्स हैं और अमोनिया हमारे पास प्रोडक्ट है। इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होगी और उसी पॉइंट पर जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही होगी हमारे पास अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होनी शुरू होगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मेरे पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और अमोनिया इन तीनों की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगी। यानी अब यहाँ पर एट दिस स्टेज यहाँ पर क्या हो रहा है, ना तो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन में फर्दर चेंज आ रहा है, ना ही नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन में फर्दर चेंज आ रहा है और ना ही अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन में फर्दर चेंज आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो हम ये जो स्टेज आपकी अटेन हुई है, इस स्टेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा रिएक्टेंट से शुरू करो और आपके पास प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के बाद आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो। आप इस रिएक्शन को रिवर्स भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ही है कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है तो बैकवर्ड रिएक्शन भी होगी। तो यहाँ पर अगर आप अमोनिया की डीकम्पोजिशन से स्टार्ट करोगे कि अमोनिया डीकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो एक पॉइंट तक डीकम्पोज होगा। उसके बाद जो हमारे पास अमोनिया की डीकम्पोजिशन का रेट है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो फॉर्मेशन का रेट है वो इक्वल हो जाएगा और हमारे पास उनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगी और उस पॉइंट पर हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। अब ये रिएक्शन हमने H2 की फॉर्मेशन के साथ, H2 के रिएक्टेंट्स के साथ करी। अगर मैं यही रिएक्शन H2 की जगह ड्यूटेरियम ले लूँ तो ड्यूटेरियम क्या है मेरे पास, ड्यूटेरियम मेरा हाइड्रोजन का आइसोटोप है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। लेकिन जब हम ड्यूटेरियम की बात करते हैं तो ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर तो 1 होता है बट उसका मास नंबर 2 होता है। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का क्या मतलब होता है
सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, सेम एटॉमिक नंबर है। सेम एटॉमिक नंबर है तो ये ड्यूटेरियम जो है आपका हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। अब यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन की जगह ले लिया ड्यूटेरियम रिएक्शन के अंदर, यानी अब मेरी रिएक्शन क्या हो रही है, N2 + 3D2 गिव्स 2ND3। अब इसके अंदर जहां जहां मेरे पास हाइड्रोजन था उसकी जगह मैंने ड्यूटेरियम प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर जब मैं इस रिएक्शन को देखूंगी तो उस टाइम पर भी मेरे पास यहाँ जैसे रिएक्शन अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए हो रही थी, सिमिलरली आपकी यहाँ पर ND3 की फॉर्मेशन के लिए भी रिएक्शन होगी। इनिशियली यहाँ पर भी बिल्कुल यही हमारे पास पाथ फॉलो होगा कि पहले डिक्रीज होगी रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन, फिर अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ इक्विलिब्रियम स्टेज अटेन हो जाएगी। यानी ये तो हमें समझ आ गया कि हमारे पास इक्विलिब्रियम मिक्सचर में चाहे कोई भी हो, आइसोटोप भी होगा तो आइसोटोप भी हमारे पास रिएक्शन में फर्दर इक्विलिब्रियम तो अटेन करेगा ही करेगा। अब हमारे पास ये दोनों रिएक्शंस है, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दोनों के दोनों क्या है, अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट पर है। और अब मैंने इन दोनों रिएक्शंस को क्या करा, मिक्स कर दिया। जैसे ही मैं इन दोनों रिएक्शंस को मिक्स करूंगी, अभी फिलहाल मेरे पास इस रिएक्शन में भी रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, और सिमिलरली इस रिएक्शन में भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। अब जब मैं इन दोनों रिएक्शंस को मिक्स कर दूंगी तो इनके रिएक्टेंट्स भी मिक्स होंगे और इनके प्रोडक्ट्स भी मिक्स होंगे, जिस वजह से अब मेरे पास बहुत सारे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। यानी अब मेरे पास कुछ अलग अलग कंपाउंड्स आएंगे, जैसे मेरे पास अमोनिया की भी फॉर्मेशन आएगी, अमोनिया भी मिलेगा मुझे उस मिक्सचर के अंदर, मुझे उस मिक्सचर के अंदर NH2D भी मिलेगा, ND2H भी मिलेगा, ND3 भी मिलेगी और H2 भी मिलेगा, N2 भी मिलेगा, HD भी मिलेगा और D2 भी मिलेगा। क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या क्या थे, N2 और H2, यानी मेरे पास नाइट्रोजन तो मेरे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के जो इक्विलिब्रियम में मिक्सचर होगा वहां तो एग्जिस्ट करेगा ही, तो नाइट्रोजन तो एग्जिस्ट कर रहा है। अब हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम को जब हम मिक्स करेंगे तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम वो इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और दोनों कंबाइन होकर HD भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास है तो दोनों आइसोटोप्स ही। अब जैसे ही हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो प्रोडक्ट्स के अंदर भी हमारे पास इनका मिक्सचर बन सकता है, क्योंकि अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को मिक्स करेंगे तो इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी तो आपस में रिएक्ट करेंगे ना, क्योंकि रिएक्टेंट्स के साथ रहेंगे और प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट के साथ। यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें हम, तो मेरे पास NH3 और ND3 तो बनेगा ही रिएक्शन में, साथ में इनके कॉम्बिनेशन से भी मेरे पास प्रोडक्ट्स आएंगे। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ से आपको क्या देखकर पता लग रहा है, यहाँ से आपको ये पता लग रहा है कि मेरे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है इट इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तभी तो आपके पास इन सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही है। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में मेरे पास फॉरवर्ड में क्या क्या बनेंगे, फॉरवर्ड में मेरे पास ये बन रहे हैं और ये इन चारों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। सिमिलरली बैकवर्ड से मेरे पास ये 4 कंपाउंड्स बन रहे हैं और ये भी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो यहाँ से मुझे ये तो पता लग गया कि मेरे पास चाहे इक्विलिब्रियम मिक्सचर कुछ भी हो, हमेशा मेरे पास इक्विलिब्रियम के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि अगर आप उसमें चाहे अपनी नॉर्मल रिएक्शन को कंटिन्यू करो या फिर उस रिएक्शन के अंदर अपने रिएक्टेंट्स की जगह पर उनके आइसोटोप्स को यूज करो, आपके पास एट लास्ट इक्विलिब्रियम मिक्सचर अटेन होगा। इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन में आपके पास जो फर्दर कॉम्पोजिशन बनेगी आपकी, वो फाइनल ऐसी कॉम्पोजिशन बनेगी जब आप उन दोनों रिएक्शंस को मिक्स करोगे कि उसमें फर्दर अब कोई चेंज नहीं होगा। यानी अब इन दोनों रिएक्शन से आपके पास यही रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, इन्हीं कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी हमारे पास। सो हम बोल सकते हैं यूजिंग आइसोटोप इन अ रिएक्शन क्लियरली इंडिकेट्स दैट केमिकल रिएक्शन रीचेज अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम in which rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction and there is no net change in the composition। यानी आपके पास composition में कोई net change नहीं आ रहा। यहाँ पर भी अगर हम आइसोटोप को यूज कर रहे हैं तो ND3 की फॉर्मेशन हो रही है, बस आपने हाइड्रोजन को रिप्लेस करा है, यहाँ NH3 की फॉर्मेशन हो रही है। कॉम्पोजिशन में तो एज सच कोई चेंज नहीं आया ना कि यहाँ पर ND3 की जगह मेरे पास NDH, NDN कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन गया, ऐसा तो कुछ नहीं बन रहा ना। जो इनिशियली मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन से मेरे पास कंपाउंड आ रहा था वो आइसोटोप को यूज करने के बाद भी बस उसमें आइसोटोप को रिप्लेस कर दिया है। जिस आइसोटोप की जगह पर यूज करा गया उस आइसोटोप को रिप्लेस करके मेरे पास कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है। तो कोई नेट चेंज आपको नहीं देखने को मिलता कॉम्पोजिशन में।
तो ये थी हमारे पास हेबर्स प्रोसेस यानी अमोनिया की फॉर्मेशन की रिएक्शन जिसमें आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा था। अब एक और रिएक्शन को स्टडी करते हैं हम। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास HI की फॉर्मेशन यानी H2 और I2 के कॉम्बिनेशन से आपके पास HI की फॉर्मेशन हो रही है। अब इसको हम इस ग्राफ से स्टडी करते हैं। देखो, इनिशियली आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स थे कॉम्पोजिशन के अंदर, प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं थे। तो जब आप रिएक्शन करनी स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे प्रोडक्ट्स की रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। फिर ऐसे करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। उस स्टेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। और इसी इक्विलिब्रियम को आप इस तरफ से भी अटेन कर सकते हो, यानी अगर आपने H2 और I2 की स्टार्टिंग मटेरियल लेकर, इन दोनों को स्टार्टिंग मटेरियल लेकर HI की फॉर्मेशन करी है और उससे आपके पास एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, तो आप HI से भी स्टार्ट कर सकते हो। यानी HI की डीकम्पोजिशन से आप स्टार्ट करोगे H2 और I2 की फॉर्मेशन में और आपके पास तब भी इक्विलिब्रियम अटेन होगा। देखो कैसे, इनिशियली अब आपके पास HI की कॉन्सेंट्रेशन है, H2 और I2 की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल नहीं है क्योंकि अब ये रिएक्टेंट्स की तरह एक्ट कर रहा है, ये डीकम्पोज होगा। जैसे जैसे इसकी डीकम्पोजिशन स्टार्ट होगी मेरे पास HI की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने लगेगी और उसी टाइम पर मेरे पास H2 और I2 की फॉर्मेशन इंक्रीज होने लगेगी। यानी H2 और I2 की जो मेरे पास प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होने लगेगी। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब मेरे पास इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, यानी रेट ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन वुड बी इक्वल, और उस स्टेज को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। अब आपने चाहे इस रिएक्शन को H2 और I2 से स्टार्ट करा या फिर इस रिएक्शन को HI से स्टार्ट करा, आपके पास दोनों ही रिएक्शन से एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है और वो इक्विलिब्रियम आपका एस्टैब्लिश एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हो रहा है। अब वो रिएक्शन चाहे आप H2 से स्टार्ट करो, H2 और I2 को यूज करके, या फिर HI को यूज करके स्टार्ट करो, आपके पास ओवरऑल एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा जहां पर आपके पास HI और H2 और I2 की कॉन्सेंट्रेशन में कांस्टेंट आपको देखने को मिलेगा कि इनकी जो हमारे पास रिएक्शन कंसंट्रेशंस हैं ये कांस्टेंट है। अब जैसे हमने इन दो रिएक्शंस को स्टडी करा, आप फर्दर कोई भी रिएक्शन को स्टडी कर सकते हो। जितनी भी हमने इनिशियली रिएक्शंस देखी थी ना, उसके अलावा भी बहुत सारी रिएक्शंस हमारी नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। अब आप सबने रिएक्शंस तो स्टडी कर ली, पर आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर जो मेरे पास ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है, तो कुछ ना कुछ रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम में और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो इसका क्या मतलब है कि इनिशियली तो मुझे पता है कि मैंने रिएक्टेंट्स इतनी अमाउंट में लिए थे, लेट्स से मैंने 2 मोल्स ऑफ H2 और 2 मोल्स ऑफ I2 लिए थे। अब उससे मेरे पास धीरे धीरे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। लेकिन अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तब तो हमें पता लग जाता है कि मेरे पास जितना रिएक्टेंट्स था उतना सारा का सारा यूज होकर प्रोडक्ट्स बन गए। लेकिन अगर हमारे पास रिएक्शन ही ऐसी हो जो इक्विलिब्रियम पर हो, अब इक्विलिब्रियम पे हमें कैसे पता लगेगा कि इक्विलिब्रियम स्टेज पर रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? उस चीज को स्टडी करने के लिए हमारे पास आता है एक नया टॉपिक जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।